हेलो एवरीवन, ये यूनिट 4 है। आज लेक्चर नंबर 4 हम लोग पढ़ेंगे। यूनिट 6 है, लेक्चर नंबर 4 और यूनिट का नाम है वर्क एनर्जी पावर। आज हम लोग बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 2 टाइप ऑफ वर्क देखा था, एक पॉजिटिव वर्क और दूसरा नेगेटिव वर्क। आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं उसका नाम है थर्ड नंबर जीरो वर्क। जीरो वर्क कब होता है? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाता है। दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में परपेंडिकुलर हो तब उस समय उस फोर्स के द्वारा किया गया कार्य जीरो कहलाता है। कैसे? अभी हम लोग इसको यहाँ पर बोर्ड में देखेंगे। पहले इसका हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं। वर्क डन इज said to be zero if force and displacement are perpendicular to each other। दैट इज, जब यहाँ बात हो रही है परपेंडिकुलर की, इसका मतलब एंगल 90 डिग्री का होगा। एक छोटे से फिगर से समझ सकते हैं। इधर से फोर्स लग रहा है और इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो हम फिगर से देखते हैं कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इन दोनों के बीच वो 90 डिग्री का हो रहा है। इस कंडीशन में जो वर्क का फॉर्मूला है हम लोग जानते हैं, लिख सकते हैं वी नो W = F डॉट S। अब डॉट को हटाने के लिए, डॉट प्रोडक्ट को जब लोग रिजॉल्व करते हैं तो cos थीटा को ऐड करते हैं, तो लिखेंगे F S cos थीटा। देखिए थीटा का वैल्यू यहाँ 90 डिग्री पुट करना है तो लिखेंगे F S cos 90, और हमको पता है कि cos 90 का वैल्यू होता है 0 डिग्री, तो यहाँ F S × 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे W = F S × 0, और इसको फाइनली लिखा जा सकता है 0। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर एंगल हो गया 90 डिग्री और जो वर्क डन हो गया वो 0 हो गया। इस कारण से इसका नाम पड़ा जीरो वर्क। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं। बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है इसका। एक कुली है जो अपने सर पर सामान रख के चलता है हॉरिजॉन्टल रास्ते पर। तब उस कंडीशन में अगर वो अपने सर पर सामान रखा है तो जो फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड्स नीचे की ओर लगेगा, और जब वो आगे चलेगा रोड पर, समतल रोड पर यानी हॉरिजॉन्टल रास्ते पर, तो वहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। उस कंडीशन में जो वर्क डन होगा उस कुली के द्वारा वो कहलाएगा जीरो वर्क। तो लिखेंगे व्हेन ए पर्सन होल्डिंग ए सूटकेस के जगह हम लोग कोई बॉक्स भी लिख सकते हैं, कोई भारी सामान। When a person holding a suitcase and moves in horizontal direction, then work done by force is called zero work। तब उस समय उस फोर्स के द्वारा जो वर्क होगा उसको बोला जाएगा जीरो वर्क। ओके, अब यहाँ पर एंगल 90 डिग्री हो गया तो आप देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो कॉस है यहाँ पर उसका वैल्यू 90 पुट करने से रिजल्ट 0 हो जाता है। तो ये बात आप ध्यान देंगे कि जैसे जैसे कॉस में एंगल चेंज होता जाता है तो वर्क डन भी, वर्क का नेचर भी चेंज हो जाता है। मैंने आपको कल बताया था कि अगर थीटा = 0 डिग्री रखते हैं तो अगर cos 0 पुट करेंगे तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ 1 पुट करने से W = आ जाता है FS, जो कि हमारा पॉजिटिव वर्क कहलाता है, जो हमारा पहला केस था। सेकेंड नंबर केस यानी नेगेटिव वर्क में हम लोगों ने देखा था कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे। तो जब अपोजिट होगा तो वहाँ पर एंगल हो जाएगा 180 डिग्री का। तो 180 डिग्री जब एंगल पुट करेंगे यहाँ पे तो FS × cos 180 करने से हम जानते हैं कि cos 180 का वैल्यू होता है -1। तो जब यहाँ -1 से हम लोग FS में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है W = -FS, और इस -FS यानी -mgh को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव वर्क।
तो ये 3 केस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आइए अब हम लोग इस जीरो वर्क का एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल दूसरा, पहले इसका फिगर देखिए। कोई बॉडी है, वो एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ये सेंटर होगा। यहाँ पर कोई बॉडी है जो इस सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है। तो बॉडी पर एक फोर्स लगेगा टुवार्ड्स द सेंटर। इस फोर्स को बोला जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो सेंटर की तरफ लगता है, इसलिए उसका नाम पड़ा है सेंट्रीपिटल फोर्स। और हर एक बिंदु पर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इस तरह से होगा अलोंग द टेंजेंट। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर एस इधर हो रहा है। तो अगेन आप यहाँ पर फिगर से क्लियरली ये देख सकते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जा रहा है। हम किसी और बिंदु पर भी यही कंडीशन को प्राप्त करते हैं। अगर हम यहाँ पर इस बिंदु पर बात करें तो अगर बॉडी पहले यहाँ था, कुछ समय के बाद ये घूमते घूमते इस पॉइंट पर अगर पहुँच जाता है तो अगेन यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की ओर लगेगा और इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट अलोंग द टेंजेंट इधर होगा। बॉडी का रोटेशन इधर हो रहा है, ऐसे घूम रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज मोशन। घड़ी के सुई के दिशा के विपरीत एंटी क्लॉकवाइज। अगर यह बॉडी इधर से मूव करता तो इसको हम लोग बोलते क्लॉकवाइज, लेकिन यहाँ पर यह होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो अगेन डिस्प्लेसमेंट यहाँ एस से डिनोट करेंगे। आप देख रहे हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के फिर अगेन 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो हम लोग बोलेंगे इस कंडीशन में भी जो वर्क डन हो रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा, वो वर्क डन हो जाएगा 0। चलिए अब इसको हम लोग अपने लैंग्वेज में लिख लेते हैं। कंसीडर ए पार्टिकल इज मूविंग। वो पार्टिकल क्या कर रहा है? मूव कर रहा है इन ए सर्कल, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है, विथ कांस्टेंट स्पीड, विथ कांस्टेंट स्पीड। देन एट एवरी पॉइंट, तब हर एक बिंदु पर, यहाँ पर, देन एट एवरी पॉइंट सेंट्रीपिटल फोर्स acts towards the center as shown in the figure given अब जैसा कि ऊपर वाले फिगर में दिखाया गया है। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, यहाँ पर अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, एंड डिस्प्लेसमेंट of the particle is perpendicular to the centripetal force। देख रहे हैं हम लोग, ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स से परपेंडिकुलर है। सो वर्क डन इस केस में, सो इन दिस केस the work done by centripetal force जीरो। हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा वो 0 हो जाएगा। मैथमेटिकली भी इसको हम लोग पीछे देख सकते हैं, अभी हमने लिखा था फॉर्मूला के अनुसार। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ वर्क के साथ ही वर्क का जो डिफरेंट टॉपिक्स था वो समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग एनर्जी की ओर बढ़ते हैं कि आखिर एनर्जी किसको कहते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा एनर्जी। इसमें कुछ वेरिएबल फोर्स का वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स भी आगे आएगा, एक टॉपिक हम उसको देख लेंगे।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एनर्जी। एनर्जी का मतलब ऊर्जा। बहुत ही आसान है। ऊर्जा कार्य करने की क्षमता, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। किसी बॉडी में कितनी कैपेसिटी है किसी काम को करने की, वो उसकी एनर्जी कहलाती है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए आप कितना काम कर सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि हमारे अंदर जितनी एनर्जी होगी हम उतना ही काम कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर ज़्यादा एनर्जी होगी तो हम ज़्यादा काम करेंगे, और अगर हमारे अंदर एनर्जी कम होगी तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम कम करेंगे। इसी रीजन के कारण वर्क और एनर्जी को इक्वल माना गया है। हम लोग बोल सकते हैं कि जितना एनर्जी उतना वर्क, कम एनर्जी कम वर्क, ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा वर्क। इस कारण से वर्क और एनर्जी का यूनिट भी सेम है। जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि वर्क का ऐसा यूनिट होता है जूल, या हम लोग उसको बोल सकते हैं न्यूटन मीटर। तो ठीक एनर्जी का भी ऐसा यूनिट होगा जूल, और न्यूटन मीटर भी बोला जा सकता है। ठीक, चलिए पहले हम लोग इसका डेफिनेशन को लिखते हैं। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। कैपेसिटी यानी कि क्षमता, क्या करने की, कार्य करने की, उसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। इसको कैसे मेजर करते हैं, तो इट इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क दैट ए बॉडी कैन डू। कोई वस्तु कितना काम कर सकती है उससे हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं कि उसके अंदर कितनी एनर्जी होगी। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बॉडी या वस्तु बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि उसके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, एनर्जी का लेवल बहुत अधिक है। और अगर किसी वस्तु के द्वारा कम काम किया जा रहा है किसी बॉडी के द्वारा, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग ये भी बोल सकते हैं कि उसका एनर्जी कम है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं यूनिट। अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि जो यूनिट वर्क का है सेम यूनिट एनर्जी का है। तो लिखेंगे यूनिट ऑफ एनर्जी में सबसे पहले SI यूनिट, तो हम बताए थे आपको जूल, और इसको लिख सकते हैं कैपिटल J। किसी साइंटिस्ट का नाम अगर SI यूनिट में इस्तेमाल होता है और अगर हमको उसको पूरा लिखना है तो हम लोग जो शुरू का स्टार्टिंग लेटर है उसको स्मॉल में लिखते हैं, और अगर हमें सिर्फ एक ही लेटर लिखना हो सिंबल के रूप में तो हम लोग कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करते हैं, जैसा मैंने यहाँ पर किया है। दूसरा CGS यूनिट, C फॉर सेंटी, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकेंड। तो इस तरह के सिस्टम में हम लोग लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकेंड में मेजर करते हैं। तो उस सिस्टम में एनर्जी का जो यूनिट होगा सेम यूनिट ऑफ वर्क दैट इज इक्वल टू अर्ग, यही होगा। और इन दोनों में रिलेशनशिप भी मैंने आपको बताया था। वो रिलेशनशिप कुछ इस तरह था, 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 ERG। अब इसको अगर हमको कन्वर्ट करके लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, पहले एग्जांपल देखिए, एज 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए 1 सेंटीमीटर बराबर, तो आप लिखेंगे 1/100 मीटर, या आप लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/10⁻2 मीटर, या आप लिख सकते हैं इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻⁻2 मीटर। तो आप देख रहे हैं किस तरह से हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, उलट दिया। तो इसी प्रोसेस की मदद से हम लोग इसको भी जब कन्वर्ट करेंगे तो हमारे सामने आंसर आएगा 1 ERG इज इक्वल टू 10⁻⁻7 जूल, क्योंकि ये पावर जब नीचे आएगा तो ये ऊपर जाने के क्रम में प्लस से माइनस हो जाएगा। तो ये रिलेशनशिप आप याद रखेंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जाता है। अब यहाँ पर SI यूनिट के साथ साथ हम इसका डायमेंशन भी लिख सकते हैं। यूनिट और डायमेंशन आपको यूनिट सबसे पहला जो फिजिक्स का क्लास 11 का सिलेबस है उसमें बताया गया है, आप डायमेंशन निकालना जानते हैं। आइए देखते हैं किस तरह से हम लोग एनर्जी का डायमेंशन को लिख सकते हैं।
इसको ऐसे लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ एनर्जी। पहले हमको फॉर्मूला लिखना होगा, जैसे वी नो हम लोग पढ़े हैं W बराबर Fs, वर्क ही एनर्जी है, तो हम लोग W का लिखते हैं तो उसका भी आ जाएगा। तो F का डायमेंशन अगर लिखेंगे तो होता है mL/T-2, और ये डिस्टेंस है तो इसके लिए हम लोग L लिखेंगे। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा L1 है, यहाँ पर 1 तो हो जाएगा 2, और T पहले से है तो इसको जस्ट का तस लिखेंगे। तो ये आपका डायमेंशन निकल गया, किसका, एनर्जी का, और साथ ही साथ ये आपको हो जाएगा वर्क का भी। तो ये डायमेंशन भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसको भी आप ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एनर्जी। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ वर्क, उसी तरह से एनर्जी के भी टाइप होते हैं। अब आप अपने मन में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एनर्जी के कितने टाइप होंगे। अक्सर जब यह क्वेश्चन पूछा जाता है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स से गलती हो जाती है, वो लोग आंसर देते हैं लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सब बताने लगते हैं, जबकि ये सब जो है ये सब टाइप में नहीं कंसीडर किए जाते, बल्कि ये सब फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं। देखिए, दो चीज़ पर आप ध्यान देंगे, पहला है टाइप्स ऑफ एनर्जी और दूसरा है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। हमको इस चैप्टर में इन दोनों पर डिस्कशन करना है, हम लोग आगे देखेंगे वन बाय वन। पहले हम लोग अभी पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ एनर्जी। तो किसी भी बॉडी के मोस्ट पोजीशन के अकॉर्डिंग उसका एनर्जी होता है। तो हम लोग पढ़े हैं कि फिजिक्स में किसी भी बॉडी का दो पोजीशन होता है, या तो बॉडी रेस्ट में रहेगा या तो बॉडी मोशन में रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू टू पोजीशंस दो टाइप ऑफ एनर्जी बनाया गया है। पहला को बोला गया काइनेटिक एनर्जी और इसको बोला गया दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। ये दो टाइप हो गए एनर्जी के, और बाकी सब जो आप देखते हैं लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इस तरह के बहुत सारे एनर्जीज़ के ये सब फॉर्म्स में आते हैं। आप इनका विशेष ध्यान रखेंगे। ये सब जो है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं, सब में एनर्जी यहाँ हम लोग लिखेंगे। इन सब के बारे में हम लोग आगे आने वाले लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। अभी हम लोग फिलहाल देखते हैं टाइप्स ऑफ एनर्जी। ये अभी हमने आपको बताया कि क्यों दो तरह का एनर्जी हुआ, क्योंकि किसी बॉडी का दो ही पोजीशन हो सकता है, या तो वो रेस्ट में होगा या तो वो मोशन में होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। धन्यवाद।